हाय फ्रेंड, मैं इंसान एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग अभी से एज ऑफ शेक्सपियर को कंटिन्यू किए थे, तो उसी को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज भी आया हूँ। तो जैसा कि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे पिछले में हम लोगों ने 32 क्वेश्चन तक किया हुआ था प्रैक्टिस। आज हम लोग करने वाले हैं 33 से आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं 33 से आगे बढ़ के कितने क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं, जो कि मैं आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन दोनों में भी अगर मैं बताऊं तो टीजीटी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या प्रेजेंटेशन होने वाला है। जहाँ पे सबसे पहले अगर बात करूं तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आज के लिए है 33 पे अगर हम लोग बात करें तो ये है सर थॉमस मोर द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू। यानी आप ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं कि यूटोपिया के बारे में आपने सुना है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूटोपिया किसने लिखा है और यूटोपिया का क्या मतलब होता है। तो ये तरह तरह के क्वेश्चन यूटोपिया से रिलेट करके पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूटोपिया मतलब कि जो लिखने वाले थे थॉमस, कौन से थॉमस मोर साहब थे, तो उन्होंने वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो प्लेस कहाँ है, कि मतलब कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, वही बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपके फर्स्ट ऑप्शन ए वाले में है, जैसा कि इंग्लैंड है, बी है फ्रांस है, सी है आयरलैंड है, डी है स्कॉटलैंड है। तो इन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि सर थॉमस मोरे कहाँ से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि सर थॉमस मोरे जो बिलोंग करते थे वो करते थे इंग्लैंड से। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ए हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर इससे क्वेश्चन यूटोपिया से तो बहुत ही बार पूछा गया है कि यूटोपिया के राइटर कौन है, तो सर थॉमस मोरे साहब आ जाते हैं। और ये पूछा जाए कि सर थॉमस मोरे का जो पॉपुलर जो रहा है ये क्या है, यूटोपिया है। यूटोपिया की मीनिंग अगर पूछी जाती है तो इमेजिनरी आइडिया लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की, तो 34 पे बात कर लेते हैं। 34 पे हमारे पास क्वेश्चन आज के लिए जो है होली सोनेट इज अ वर्क बाय। यही पूछा जा रहा है कि होली सोनेट, एक होली सोनेट लिखा गया था, इज अ वर्क बाय, वो किसके द्वारा लिखा गया था, ये बताना है आपको कि होली सोनेट जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जॉन साहब हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, फिलिप लॉर्किन है, सर फिलिप सिडनी है। तो इन चारों लोगों को पढ़ने के बाद हम लोग पहुंचते हैं अपने मेन कंक्लूजन पे कि यानी होली सोनेट कौन लिखा हुआ था। तो होली सोनेट को लिखने वाले हमारे पास जो थे ये आपके लिए ऑप्शन में आएंगे जॉन साहब। यानी कि जॉन साहब इसकी क्या है, राइटर है, यानी पोएट कह लीजिए कि होली सोनेट के क्रिएशन जो करने वाले थे वो जॉन साहब। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होता है ए वाला। तो चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं हम लोग। 35 ले लेते हैं। 35 पे अगर बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय जॉनसन। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्ले यहाँ पर जॉनसन के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों आपको 5 सेकंड का टाइम मैं देता हूँ अपने ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। आप चूज कर सकते हैं अपना ऑप्शन। चलिए, यानी 5 सेकंड है, विद इन 5 सेकंड आप अपने ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपका 5 सेकंड पूरा होता है और मुझे ऑप्शन को रीड करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा है अल्केमिस्ट है, और दूसरा है वोल्क्नोन है, फिर है सिंथेसिया रेवल्सन, और डी ऑप्शन है हमारा डचेस ऑफ मार्फी। ये चार ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको ये मिलेगा कि जो हमारे बेन जॉनसन साहब थे उन्होंने अल्केमिस्ट भी लिखा था, वोल्क्नोन भी लिखा है और सिंथेसिया भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया ये है डचेस ऑफ माल्फी। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब को याद करना पड़ जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पे ये आप याद रख लें कि ये डचेस ऑफ माल्फी बेन जॉनसन का प्ले नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम अपना। यहाँ पर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। ये पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एपिलॉग, यानी शेक्सपियर का वो कौन सा ड्रामा है, यानी कौन सा प्ले है जिसमें उन्होंने एपिलॉग का यूज किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन सा हमारे पास प्ले निकल कर आता है। तो फर्स्ट नंबर पे है टेम्पेस्ट, और सेकंड एनी है हेनरी, फोर्थ का पार्ट 1 है।
तो चलिए सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ, 4 ऑप्शंस होना चाहिए था, बट ऑप्शन यहाँ पे 2 ही मिल रहा है, 2 मिसिंग है। बट आपका आंसर यहाँ है, बट आपका आंसर है तो 50-50 में आ गया कि मतलब उस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ 2 ही ऑप्शन है, बाय मिस्टेक वो मिसिंग हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन आपका राइट वाला यहाँ है, तो आप बताने का काम करेंगे कौन सा होगा। तो चलिए मैं बिना देर के भी आपको बताता हूँ, यानी कि शेक्सपियर का जो ये प्ले है टेम्पेस्ट, तो टेम्पेस्ट में ही उन्होंने एक एपिलॉग का यूज किया हुआ है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाता है टेम्पेस्ट। तो आप याद रखेंगे इस बात को कि शेक्सपियर का एकमात्र प्ले है जिसमें एपिलॉग का यूज किया गया है। तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम लोग 37 पे अगर पहुंचते हैं, इस प्रकार देते हैं अ शेक्सपियरियन सॉनेट एंड्स विद। अब ये पूछ लिया गया है कि शेक्सपियरियन सॉनेट जो होती है उसका एंड कहां पे होता है, यानी which point has the end point of the Shakespearean sonnet, यानी शेक्सपियर के सोनेट का एंड पॉइंट क्या है दोस्तों, तो ये बताने का काम करेंगे। तो चलते हैं बिना देर के, देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शंस मिल पाता है। देखिए फर्स्ट है क्वार्टेट, फिर है आपका ऑक्टेव, सी है आपका कॉपलेट और डी है ट्रिपलेट। तो दोस्तों 5 सेकंड आपके पास है इसको सोच के ऑप्शन पिक करने के, तो कर लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपका 5 सेकंड हो चुका होगा, तो हमें ऑप्शन तक पहुंचना चाहिए। क्वार्टेट, ऑक्टेव, कॉपलेट और ट्रिपलेट। तो मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर सोनेट का एस्टेक्स क्या होता है, तो इसमें 3 क्वार्टेंस पाए जाते हैं और 1 कॉपलेट होता है। तो आपको ये कंफर्म है कि यानी कि जो उनका एंडिंग पॉइंट होता है वो कॉपलेट से ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो रखते हैं 3 क्वार्टेंट। अब उसमें भी जैसे अगर सोनेट के डिवाइडेशन की बात की जाए तो वहां पे 2 पार्ट हो जाते हैं, एक ऑक्टेव होता है तो दूसरा सिस्टेट होता है। तो ऑक्टेव में 2 क्वाड्रेंट्स आते हैं, सिस्टेट में अगर उन्होंने डिवाइड किया 6 लाइन को तो 4 लाइंस जो है उसको एक क्वाड्रेंट माना है। तो इसलिए आप देखेंगे कि 2 ऑक्टेव की क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं क्योंकि 8 लाइन है वहां पे, यानी 4 लाइंस को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यानी कि वहां से ऑक्टेव में मतलब 8 लाइन होता है तो वहां से 2 क्वाड्रेंट्स बनेगा, सॉरी। और उसके बाद अगर बात करें 6 लाइन में तो वहां से 4 लाइनें निकाल लीजिए, वहां पे एक क्वाड्रेंट बन गया। तो लास्टली जो बचता है 2 लाइंस उसी को हम कहते हैं कॉपलेट। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो शेक्सपियर का हमारा जो सोनेट का एंड होता है वो होता है कॉपलेट के साथ। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हो जाता है सी। चलिए नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है आपके लिए और कई बार रिपीटेड भी है। तो टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर, ये बताना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर मतलब टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर द्वारा जो लिखित सोनेट है वो कितना है, यानी नंबर से उसको बताने हैं आपको। 174 है, 154 है, 184 है या 194 है, कितना है? 5 सेकंड आपके पास है इस बात को बताने के लिए। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपका 5 सेकंड पूरा होता है और आप ऑप्शन तक ट्रिक तो कर ही लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर 154, यानी कि 154, यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन सही होता है बी। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। 38 को अभी हमने कंप्लीट किया है, तो 39 आएगा नेक्स्ट नंबर, जो आपके लिए इस प्रकार लिखा हुआ है, लाइट्स बट वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर। यानी ये एक बहुत ही फेमस लाइन है शेक्सपियर के प्ले से रिलेट करके ये जो चलती है, ये कई बार रिपीटेड है एग्जाम में कि लाइट्स बट वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर प्ले। ये बताना है कि ये जो लाइंस दी गई है ये किस प्ले में दी गई है, सॉरी। चलिए तो 5 सेकंड आपके पास है आपको ये ट्रिक करने के लिए कि कौन से प्ले में इन्होंने ये लाइंस यूज करा है। तो देखिए अब मैं आपको ऑप्शन रीड करा देता हूँ। फर्स्ट वन है ट्वेल्थ नाइट, सेकंड है हैमलेट, और सी वाले की बात करें तो मैकबेथ, और डी वाले की बात करें तो किंग लियर। इन चारों में कौन सा वो प्ले है जिसमें ये बोला गया कि लाइफ्स बट वॉकिंग शैडो, इतना याद रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि टाइम आ गया, मुझे खुद बता देना चाहिए। तो यहाँ पे ये
जो लाइंस बोली गई है, द लाइफ्स बट वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर प्ले, तो ये वाली चीजें घटित हुई थी मैकबेथ में। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है सी। चलिए नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग, एक और भी लेते हैं। Which of the following writers did not win the Nobel Prize for Literature? जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए, मतलब क्यों है ये देखिए। यहाँ पे अक्सर अब मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन टीजीटी में तो फिक्स होता है कि नोबेल प्राइज से पूछा जाता है, ठीक है। टीजीटी के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज ऑलवेज वन क्वेश्चन हैज बीन पुट अप, एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है ऑन नोबेल प्राइज। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, Which of the following writers did not win the Nobel Prize for Literature? कौन से इसमें से वो राइटर हैं जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज नहीं पाए? तो देखिए यहाँ पे हैं जीबी शाह, जॉन गाल्सवर्दी, डब्ल्यू.बी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी का, यानी सबसे पहले मैं बता दूं कौन कब पाया है और कौन नहीं पाया। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसको नहीं मिला है। ये मैं बता दूं कि जीबी शाह को भी मिला था, जॉन गाल्सवर्दी को भी मिला है, डब्ल्यू.बी. को भी मिला है। अगर मैं सेशन बताने की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करा देता हूं, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हो जाएगा। यानी कि ये देखा जाए कि इनको जो मिला है, सॉरी जीबी शाह को और जॉन गाल्सवर्दी और डब्ल्यू.बी. तीन लोगों को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें जेम्स जॉय को, तो यही हमारे वो राइटर है जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो ये याद रख लेंगे कि आपको ये याद रखना है कि तीन लोगों को मिला है लेकिन जेम्स जॉय है जिनको नहीं मिला हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं और आगे चल करके देखते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 41 क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन फिक्शन द ऑथर ओवरऑल मेन आइडिया आर मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द, यानी ये पूछा जा रहा है कि इन फिक्शन, यानी फिक्शन जो होता है, द ऑथर ओवरऑल मेन आइडिया, यानी कि ऑथर का जो मुख्य आइडिया होता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेज यानी महत्वपूर्ण जो संदेश होता है वो इज कॉल्ड कहा जाता है। यानी ये कहने का मतलब जो कोई फिक्शन है उसमें जो मेन आइडिया होगा या जो मेन मैसेज होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आपके लिए है प्लॉट, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा है आपका सेटिंग और चौथा ऑप्शन है थीम। तो मैं बता दूं दोस्तों, किसी भी पोएम का हो या फिक्शन में लिया जाए, जो मेन आइडिया होता है या मेन मैसेज होता है उसे हम कहते हैं थीम कहते हैं। क्या कहते हैं? थीम। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो चलिए इस प्रकार से इस ऑप्शन को तो हमने ठीक कर दिया। तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं आपके लिए 42 और 42 पे देखते हैं क्या कुछ मिलता है आपको। तो 42 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। वैसे ट्वेल्थ नाइट बहुत ही पॉपुलर रहा है प्ले, तो अब ये पूछा जा रहा है कि ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है जिस नाम से हम जानते हैं। ट्वेल्थ नाइट तो सबने सुना है, लेकिन दूसरा नाम क्या है जिस नाम से हम ट्वेल्थ नाइट को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं व्हाट इज यू विल। अब नेक्स्ट क्या है कि व्हाट यू विल, और सी की बात करें तो व्हाट यू लाइक इट, और डी की बात करें तो व्हाट यू थिंक। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। 4 सेकंड है थिंक करने के लिए और टिक लगाने के लिए। चलिए मुझे लगता है कि आप लोगों में से टिक तो लगाए गए होंगे मैक्सिमम लोग। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें यहाँ पे मैं बता दूं कि सेकंड जो सब टाइटल की बात की गई है आप ट्वेल्थ नाइट की, याद रखिएगा सीधे सीधे 3 वर्ड है व्हाट यू विल, यानी व्हाट यू विल ही इसका सेकंड यानी कि सब टाइटल कह सकते हैं। अब हम लोग 42 क्वेश्चन का तो आंसर राइट मतलब करेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 43 में अगर बात करूं कि 14 ब्रास है, 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर प्ले। ये पूछा जा रहा है कि 14 ब्रास जो था वो कैरेक्टर था किस प्ले का था, यानी शेक्सपियर के किस प्ले में 14 ब्रास को देखा गया था या पाया गया था या वो है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं
किंग लियर है, ओथेलो है, हैमलेट है, जूलियस सीजर है। तो चलिए 4 सेकंड यानी 4 ऑप्शंस है, 4 सेकंड ले लीजिए ट्रिक करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्रिक कर लिए होंगे। तो चलिए मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ कि जो ये 14 ब्रास कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के हैमलेट नामक प्ले में मिला है। किसमें मिला है? हैमलेट नामक प्ले में मिला है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी। चलिए अब देखते हैं हम लोग लास्ट वन में हमारे पास क्या है कि आज तो लास्ट वन का मतलब इसमें सेशन में देखते हैं 44 यानी 44 पे आते हैं। 44 पे जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द, यानी ये पूछ लिया गया है कि विलियम शेक्सपियर कौन सी एज से बिलोंग करते थे, यानी कि किस एज से बिलोंग करते थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन पे पहुंचते हैं। रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज या रोमांटिक एज, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे 4 एजेस दिए हुए हैं और ये आपको सिलेक्ट करके बता देना है कि शेक्सपियर साहब कौन सी एज से बिलोंग करते थे। तो बिना देर के हुए ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, आप जानते भी होंगे। तो ये मैं बता दूं कि शेक्सपियर का जब भी नाम आता है तो एलिजाबेथ से जुड़ा होता है, क्योंकि एलिजाबेथन एज के लिए फेमस पोएट, राइटर, ड्रामेटिस्ट रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होता है सी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको 44 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में बहुत ही अच्छा समझ में आया हो। तो चलिए मैं इस सीरीज को और भी कंटिन्यू करूंगा। हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग पिछले वीडियोज में हम लोगों ने 44 क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस करा है और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आगे 45 से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उसमें ऑप्शन किस तरीके से हमें चूज करना चाहिए। हम विद एनालिसिस चलेंगे और देखेंगे, करेक्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ और लेते हैं क्या कुछ हमको मिल जाता है आज के सेशन में। तो आज का हमारे सेशन का जो पहला वर्ड मतलब क्वेश्चन है वो ये इस प्रकार है आपके सामने कि एज कांट विदर हर नॉर कस्टम स्टाइल हर इनफाइनाइट वैरायटी। तो ये पूछा जा रहा है कि एज कांट विदर हर नॉर कस्टम स्टाइल हर इनफाइनाइट वैरायटी। तो ये वाली जो लाइनें दी गई हैं वो कौन से प्ले में है ये बताना है आपको। तो चलिए आपके पास है 5 सेकंड है, आप इसके अंदर टिक लगा लीजिए, बाकी फिर देखते हैं। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग टिक लगा चुके होंगे इसमें। सबसे पहला ऑप्शन देखा था तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का है और दूसरा ऑप्शन देखें तो ओथेलो है, तीसरा ऑप्शन देखें तो टीटस एंड्रोनिकस है और 4 पे पहुंचे यानी 4 कह लीजिए या तो यहाँ पे 4.b कह सकते हैं, क्योंकि सब ऑप्शन ए बी सी में चल रहा है तो इसको आप डी कर सकते हैं। ठीक है, तो डी वाले में अगर देखें तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन मिली है वो मिली है आपको एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इस प्रकार से आपने 45 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर लिया है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर और देखते हैं नेक्स्ट नंबर में हमारा क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है 46 और 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जस्ट वी कैन से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। यानी यदि एग्जाम के अनुसार देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट टाइम रिपीटेड है, यानी बहुत बार ये रिपीट किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें मिल जाता है कि फ्रेंटी दाई नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम। ये पूछा गया है आपसे, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि फ्रेंटी दाई नेम इज वुमन इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है वो कहां से लिया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बना करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट को कौन कहा है, कभी ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट को किसने कहा है और किससे कहा है, ये भी पूछ लिया जाता है, और ये किस प्ले में आता है ये भी पूछ जाता है। तो चलिए आज यहाँ भी ये पूछा गया कि ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया, कौन से प्ले से लिया गया। तो फर्स्ट प्ले आपके सामने है जूलियस सीजर और सेकंड है आपके पास हैमलेट है, सी पे है आपका ओथेलो है और डी पे आपका किंग लियर है। तो दोस्तों ये बताना बहुत जरूरी है कि ये लाइन कहां से ली गई है। चलिए साथ साथ में ये बता देता हूँ कि किसने कहा। तो ये नहीं कि हैमलेट नामक एक प्ले आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर ट्रेजेडी है, तो उसमें हैमलेट ने ही कहा है, हैमलेट अपनी माँ से कहता है कि फ्रेंटी दाई नेम इज वुमन है, और ये जब वो हैमलेट में ही बोल रहा है और हैमलेट ही बोल रहा है तो ये तो अनडाउटली हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन क्या होगा,
हेमलेट होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? आपका ऑप्शन सही होता है बी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेते हैं 47 पे हम मिलेगा एक कोट है, मतलब एक कोटेशन जिसे बोलते हैं। तो द कोट है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये जबकि आपको मर्सी नामक एक सोनेट मानी जाती है, एक छोटी सी पोएम मानी जाती है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, उसमें ये लाइनें मिलती हैं कि मर्सी इज नॉट स्टेड। क्या बोला गया है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेड इट ड्रॉपेथ एज रेन एज जेंटल, मतलब बताया गया कि इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। अगर ये पूछा जा रहा है कि ये लाइनें कहाँ मिली थी, कौन से प्ले में कही गई थी, आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किसने कहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट फिलहाल अभी आपको ये बता देना है कि इसे कहने वाला कौन, मतलब ये कहाँ पे मिला है, कौन से प्ले में मिला है। तो प्ले का नाम बताना है, ट्वेल्थ नाइट, सिम्बेलाइन, मर्चेंट ऑफ वेनिस या एज यू लाइक इट। तो दोस्तों ये बताना है कि ये मिला कहाँ है। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिला है, वहां पे जो शाइलॉक ने वर्ल्ड बनाया हुआ था और वहां पे पोर्सिया ने जो अपने प्रस्ताव रखी है बचाने के लिए इसको एंटनी, जो भी वहां पे प्रस्ताव रखा गया था उसको बताने के लिए जो उसने निवेदन करा है वही सारी चीजें इसमें है। तो ये अनडाउटली हम कह सकते हैं कि ये लाइनें हमें मिलती हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 48 पे। अगर बात करें तो 48 पे भी एक कोट दिया गया है कि कोट है लव लुक्स नॉट विद द आई। कहा जा रहा है कि लव लुक्स नॉट विद द आई बट विद द माइंड। यानी ये कहना चाह रहा है इस लाइन में कि जो प्रेम होता है वो आंखों से नहीं दिखता है, वो कहां से महसूस होता है, माइंड से कह रहा है। एंड देयरफॉर इसलिए इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड अकर्स इन। तो ये जो लाइनें दी गई है ये कौन से प्ले से उठाई गई है ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या इसमें सक्सेस होगा। 4 ऑप्शंस 4 सेकंड आपके पास रहेगा। चलिए थिंक करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने ऑप्शन को टिक कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शन से हो पाता है। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम लोग ए पे लिखा हुआ है मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, और बी पे लिखा हुआ है लव्स नेवर लॉस्ट है, और सी पे लिखा है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, और डी पे लिखा हुआ है नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिया। तो 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से में आया है। तो मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूँ इसके सही ऑप्शन के पास। ये सही ऑप्शन आपका आएगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम। किसमें ये लाइनें बोली गई हैं कि लव लुक्स नॉट विद आईज, प्रेम आंखों से नहीं दिखता, बट विद द माइंड, किससे दिखता है भाई, मस्तिष्क से बताया गया है। एंड देयरफॉर इज द विंग क्यूपिड आई पेंटेड, इसलिए कहा जाता है कि ये ब्लाइंड होता है क्योंकि आपको दिखता ही नहीं। ठीक है, तो चलिए तो ये लाइनें आपको मिली हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, आपका ऑप्शन सही होता है। तो चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 46। और 46 पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये 48 है, तो ये मिस्टेक हमारी है भाई, यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। 48 के बाद 49 आ जाएगा। सॉरी ये 48 के बाद 49 हुआ, और यहाँ पे हमें 49 के बाद हमें ये करना पड़ेगा 50, और 50 के बाद यहाँ पे करना पड़ेगा 51, और यहाँ 51 के बाद ये हो जाएगा 52। चलिए तो यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर 49 के बाद हमारे पास क्या आता है। 49 में हमने देखा है कि लिखा हुआ हु इज नोन एज द मेलंकली मैन इन एज यू लाइक इट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि ये पूछ रहा है ना कि हु इज नोन एज मेलंकली मैन इन एज यू लाइक इट, यानी जो एज यू लाइक इट आपका एक ले रहा है उसमें आपको बताना ये रहा है, क्या बताना रहा है कि मेलंकली मैन किसको कहा गया। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं। आपके पास 4 सेकंड है फॉर ट्रिक करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं क्या आप कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 4 सेकंड हो गया होगा, आप ट्रिक भी कर लिए होंगे। तो टच स्टोन, सिल्वियस, जैक्स या कोरिन, इन 4 ऑप्शन में कौन वो था कि जिसको मेलंकली मैन कह दिया गया था।
तो मैं बता दूं आपको, सही और ऑप्शन के साथ नहीं, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा जैक्स। ये जैक्स ही था जिसे हम एज यू लाइक इट नामक प्ले में मेलांकोली मैन के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि 49 कर लिए हैं, तो 50 करने में क्या देरी है, 50 पे चलते हैं। तो 50 हमारे पास इस प्रकार है कि हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरो। यानी ये स्टेटमेंट किसने कह दिया शेक्सपियर के बारे में, किसने इतनी हिम्मत दिखा दी भाई कि उसने कह दिया कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज ओनली हैज हीरोइंस एंड नो हीरोज। मतलब कि शेक्सपियर अपने प्ले में यानी कॉमेडी में सिर्फ हीरोइंस का प्रयोग किए, उसमें कोई हीरो नहीं। यह स्टेटमेंट किसने कहा, ये बात हमें बतानी है। आपके पास 4 सेकेंड ट्रेक करने के लिए, करिए ट्रेक। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप 4 ऑप्शन को रीड आउट कर लिए होंगे और ट्रेक भी कर लिए होंगे। मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट भी किया होगा। मैं बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बेन जॉनसन, और सेकंड है जॉन रस्किन, और थर्ड है हमारे पास थॉमस कॉर्लेट, और मैं फोर्थ की बात करूं तो विलियम हैजलिट। तो चारों ऑप्शन के पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बात को कहने वाले कौन थे, वो जॉन रस्किन ही थे, क्योंकि इन्होंने ही बोला है, जॉन रस्किन साहब ने शेक्सपियर के बारे में बोला कि शेक्सपियर अपने प्लेज में यानी कॉमेडीज में ओनली हीरोइंस का प्रयोग किए हैं, हीरो का प्रयोग नहीं किए। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट यानी 51। Shakespeare is indebted to one of the following sources for the subject matter of his play. Choose the right one from the following. यानी हमें ये बताना है कि Shakespeare is indebted to one of the following sources for the subject matter of his play. Choose the right option from the following. ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर अपने प्ले के जो थीम्स होते थे यानी जो सब्जेक्ट मैटर होते थे वो कहाँ से वो लेते थे, वो कौन से कॉपी करते थे। तो ये जानने के लिए हमें 4 ऑप्शन तक जाना होगा और आपके पास 4 सेकेंड। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपका 4 सेकेंड पूरा होता है तो 4 ऑप्शन भी रीड कर लिए होंगे और मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट भी कर रखा हो। तो चलिए, देर किस बात की, कर लेते हैं अभी। द अरेबियन नाइट्स या होलिन्स्ड क्रॉनिकल्स, बीवुल्फ या द आर्थरियन लेजेंड। मैं बताता हूं आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा मदन। कौन सा, होलिन्स्ड क्रॉनिकल्स। यही वो चीज है जहां से शेक्सपियर अपने सब्जेक्ट मैटर को कॉपी करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी। अब देखिए, अभी हम लोग 51 कर चुके हैं तो 52 की तरफ बढ़ेंगे और 52 हमारा क्या होगा वो देखिए आपके सामने है। जैसे लिखा क्या, रीड आउट। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर portrays the character of Marlborough। ये पूछा जा रहा है कि which play of Shakespeare portrays the character of Marlborough, यानी कि शेक्सपियर के किस प्ले में मालोरियो नामक कैरेक्टर था, ये बताना है। बहुत आसान, जरा सोचिए, 4 सेकंड आपके पास। चलिए, मुझे उम्मीद है कि 4 सेकंड तो ये निकल जाता है, जैसे कि आपको कहते देरी नहीं होती, 4 सेकंड निकल जाता है और मैक्सिमम लोगों ने ट्रिक कर रखा होगा क्योंकि बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारा ए है लव्स नेवर लॉस्ट, और बी की बात करो तो क्या है ट्वेल्थ नाइट, और सी की बात करें तो क्या है हेमलेट, और डी की बात करें तो एज यू लाइक इट। तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ बिना देर किए। तो हमारा ये ट्वेल्थ नाइट है जिसमें मालोरियो नामक कैरेक्टर्स को दिखाया गया या यूज करा गया या पाया गया। तो जस्ट हमारा ऑप्शन सही होता है बी यानी कि 12 नाइट। तो जी बिल्कुल आप बने रहेंगे, बस 1 मिनट का समय, आपको फिर 53 क्वेश्चन से मिलते हैं।